हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के इतिहास के चौथे चैप्टर का दूसरा पार्ट देखेंगे। आपका था पहला पार्ट औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी कि औद्योगिक से क्रांति से पहले क्या था। तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटेन रहते हैं या फिर यूरोपी रहते हैं वह अपने कारोबार के लिए सबसे पहले गांव से लोग, यानी कि जो शहरी व्यापारी रहते हैं वह गांव में अपना व्यापार चलाते हैं और गांव के लोगों से खेती बाड़ी करवाते थे और फिर उन्हीं से अपने जरूरतों की चीजों को बनवाते थे और घर से ही उनका जैसे कपड़े की कटाई बुनाई, फिर उनका सिलाई, फिर उनकी रंगाई, ये सारा काम गांव में करवाते थे। फिर धीरे धीरे उन कामों को क्या किया, कारखानों में उत्पन्न बदल दिया और फिर कारखाना बैठा दिया और फिर उन कारखानों में काम करने के लिए फिर उन्हीं लोगों को गांव से शहर बुला लिया। अब हमारा आज का पाठ है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, कि किस तरीके से औद्योगिक परिवर्तन हुआ। करा कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री और उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है। करा कि पहला सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। यानी कि जो सूती उद्योग था और कपड़ा उद्योग था वो ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते, यानी कि सबसे तेज फलते फूलते आगे बढ़ने वाला उद्योग धंधा था। और तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे पहला उद्योग बन चुका था और इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। फिर 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1660 के दशक में उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ने लगी। फिर करके 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था और यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। यानी कि जो इंग्लैंड कपास का निर्यात मूल्य था उससे यह दुगनी थी। दूसरा था कि नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पे नहीं ढकेल सकते थे और 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीक रूप में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। और कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। यानी कि उसका जो उत्पादन था वो एक कारखानों में नहीं होता था बल्कि घरेलू इकाइयां, यानी कि गांव में घरों में ये काम होता था। तीसरा था यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाली सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पाटरी, कांच के काम, चर्म शोधक, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन ऐसे बहुत सारे गैर मशीनरी क्षेत्रों में तरक्की हो रही थी और यह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। यानी कि जो भी ये सारे उत्पादन हो रहे थे वो बहुत सारे मशीनों से नहीं हो रहे थे, उनकी तरक्की मुख्य रूप से छोटे छोटे जो आविष्कारक थे उनके हाथों हो रहे थे। चौथा था प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। यानी कि औद्योगिक भूदृश्य पर थे, बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैल रहे थे और नई तकनीक महंगी थी। यानी कि जो नई तकनीक थी, जो मशीन करेर थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम बढ़ाते, यानी कि वह उनके इस्तेमाल पर सोच समझ के ही पैसा खर्च करते थे। मशीनें अक्सर खराब भी हो जाती और उनकी मरम्मत पे काफी खर्चा आता। वे इतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। यानी कि जो मजदूर कर सकते थे वे उनके हिसाब से वो मशीनें अच्छी नहीं लगती थी। और इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण है। जेम्स वाट ने
न्यू कामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और फिर 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया और इस मॉडल का उत्पादन करके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला और 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 221 इंजन ही थे और इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में और 9 ऊन उद्योगों में, बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय बाद भी नहीं हुआ, यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाले सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भी उद्योगपतियों को बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। यानी कि जो मजदूरों से भी ज्यादा उत्पादन कर रहे थे मशीन, उनको इस्तेमाल करने वो हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पे काम करने वाले नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूरों का ही होता था। यह एक चित्र भी है 1830 की एक कटाई फैक्ट्री, यानी कि यह एक सूत काटने वाली फैक्ट्री है। उसका दूसरा पॉइंट है हाथ का श्रम और भाप शक्ति। करा कि विक्टोरिया कालीन यानी कि विक्टोरिया के समय में ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते और जैसा कि आप जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत यानी कि श्रमिकों की संख्या बहुत होती तो वेतन गिर जाते। जाहिर सी बात है, जहाँ पे रोजगार में बेरोजगार घुस जाएंगे तो वहाँ पे मजदूरों की कमी, मजदूर सब कम हो जाएंगे, यानी कि मजदूर ज्यादा हो जाएंगे और जो उनकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन में मद में भारी लागत जैसे कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्प नहीं थी जिसके कारण मजदूरों में छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला हो। यानी कि वो मशीनें ज्यादा खर्चा होती थी पर मजदूरों में वो सस्ते पड़ते थे, इसलिए वो मशीनों पे ध्यान नहीं देते थे और बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पे घटती बढ़ती रहती थी। यानी कि जिस तरीके से जिस मौसम के हिसाब से काम रहता था उसी के हिसाब से वह मजदूरों को रखते थे। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता है, यानी कि कोई खास काम ही रहता था और इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी सितंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पे जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था और जिन उद्योगों में मौसमों के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पे रखना पसंद करते थे। ये देखिए क्या है, करा कि काम की तलाश में निकले लोग। दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, यानी कि कुछ लोग छोटी मोटी चीजें बेचने और अस्थायी काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए चित्र दिखाया गया है। करा कि बहुत सारे उत्पादक केवल हाथ में ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पादन की बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। इनकी बहुत सारे जो उत्पाद वो हाथ से ही तैयार किए जाते थे, लेकिन फिर भी बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की ही काफी मांग रहती थी। यानी कि जो खास तरीके की डिजाइनें होती थी वही बाजारों में मांग रहती थी, लोगों की डिमांड रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जाती थी और इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत होती थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीजों को तहदीज देते थे, यानी कि पसंद करते थे और हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सूरज का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात
कर दिया जाता था, यानी कि उसे दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन लोगों में मजदूरों की कमी होती वहां उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। और 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। अब आता है मजदूरों की जिंदगी। कहा कि बाजार में श्रम की बहुतायत में मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई, और जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में यानी कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हुजूम शहरों, यानी कि ये चित्र भी दिखाया गया कि करोड़ों संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाते थे। कहा कि हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े और नौकरी मिलने की संभावना यानी कि दोस्ती, यारी दोस्ती, कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करते थे, यानी कि वो अपने जान पहचान के जरिए वाले स्थानों पे पहुंच गए जहां उन्हें नौकरी मिल सकती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती थी, और सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे, और कुछ बेरोजगार शहरों में बने निजी रैन बसेरों में भी रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। ये चित्र दिखाया गया है, यानी कि स्पिनिंग जेनी E.T. निकलसन द्वारा बनाया गया रेखा चित्र। कहा कि बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे, यानी कि सिर्फ उन्हें मौसमी काम जो होते थे उसी में इस्तेमाल किया जाता था, और फिर वह दोबारा गरीब हो जाते। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव चले जाते और जहां इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन की कुछ सुधार हुआ, यानी कि फिर से उनके वेतन में कुछ सुधार हुआ, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरीन पता नहीं लगता, और औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसाय के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रहते थे। मिसाल के तौर पे जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भी भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे अपने निजी पहले जितनी चीजें खरीद नहीं सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर होती थी, और रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी कि जो रोजगार की अवधि थी, जो समय था, वह बहुत महत्वपूर्ण था, और मजदूरों की औसत जो दैनिक आय थे इससे तय होती थी कि उन्हें किस तरीके से, यानी कि कितने काम किया, यानी कि जितना वो काम करते थे उसी के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता था। यह चित्र है मध्य लंदन में निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन का। यहाँ पे जहाँ पे ये रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा है। फिर कहा 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थे, यानी कि बहुत ही गरीब थे। कितने प्रतिशत? 10%। और 1830 के दशक तक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच गई, यानी कि जो कम थी वो ज्यादा हो गई। और बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे, यानी कि वो इतनी बेरोजगारी हो गई कि वो अगर कोई नई संस्था भी उनके काम करने के लिए आती तो वो उससे चिढ़ जाते थे। और जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पे हमला करने लगी, यानी कि जो हाथ से काम कर रही थी और उसके स्थान पे जब मशीन आ गए तो जो वो काम करने वाले लोग थे उस पे हमला करने लगे, और जेनी के इस्तेमाल का यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा।
और फिर 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए और परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दुगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। तो इस तरीके से फिर से लोगों का कामगार बढ़ने लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।